बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11 के बच्चों के लिए, स्पेशली आपके हिंदी सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव के लिए। ठीक है, तो अभी देखो रिसेंट में आपका हिंदी का जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है, मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित हम एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आपका ऑफिशियल आया हुआ है। तो उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके ऑफिशियल एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा रहेगा, इवन आपने कितनी तैयारी कर रखी है अपने पेपर के लिए, आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाए हुए थे इसके आने से पहले, तो सेम पैटर्न यहाँ पे वही लिया गया, कुछ भी चेंज नहीं है। पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो आपकी टाइमिंग होगी 3 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स हमारे जो है यहाँ पे 80 होने वाले। अब जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 खंड में विभाजित रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक खंड आ रहेगा और एक खंड बा रहेगा। खंड आ में जो है वो वास्तुपरक, अब वास्तुपरक का मतलब होता है बच्चों एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, और खंड बाद जो रहेगा इसमें वर्णात्मक, यानी कि जिसमें आपको लिखना होगा लेटर्स, कार्यव्रत, दृश्य लेखन, क्वेश्चन आंसर, प्रसंग व्याख्या, सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, तो खंड आ में टोटल जो है वो 48 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, और खंड बा जो रहेगा इसमें 8 वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, तो हाँ एक क्वेश्चन होगा जिसमें चॉइस नहीं मिलेगी अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति और माध्यम वाले में, बाकी सब में आपको चॉइस मिलने वाली। ठीक है, चाहे सबसे व्याख्या हो सभी में मिलेगी। ठीक है, और हाँ ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ठीक है, एक बात आपका जो ऑफिशियल पेपर आया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका जो है ऑफिशियल पेपर आया हुआ है, ये हिंदी ऐच्छिक का। तो हमने इसी को अलग से अपने तरीके से बनाया है, ताकि बच्चों को जो आंसर है वो इसी के साथ में, पेपर के साथ में ही प्रोवाइड कर दिए जाए। ठीक है, ताकि इजीली आप सभी समझ भी पाओगे उसको, है ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं कि आपका ये जो खंड आ है, ठीक है, इसको इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आपके जो जितने भी ये एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन है, सेक्शन है ये वाला खंड आ वाला, इसको तो हम इस पार्ट 1 में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 2 जो रहेगा बच्चों आपका, वो अभी से ठीक 2 से 3 घंटे में आ जाएगा, यानी कि शाम को 9 बजे तक आ जाएगा जहां तक है। ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएगा। तो सभी बच्चे पार्ट 2 को जरूर देखें, जिसमें आपके जो वर्णात्मक प्रश्न है इनको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पेपर की अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया पूरा का पूरा, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों खंड आ वास्तविक प्रश्न। आप अपठित गद्यांश, ये रहेगा बच्चों आपका 10 मार्क्स का। देख लीजिए गद्यांश इस तरीके से आपका दिया हुआ है ऑफिशियल में, और इसी क्वेश्चन पेपर के अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, कि आपके गद्यांश दिया हुआ है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो मैंने जो भी क्वेश्चन के आंसर बनते हैं उनके आंसर को देखो। जैसे कि पहला है कि सुचारित्र, इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखा है, क्योंकि देखो आपका जो ऑफिशियल पेपर होगा उसमें सेम ये तो आएगा नहीं, जो अपठित गद्यांश होता है, क्वेश्चन आंसर सेम आ सकते हैं, ये सेम नहीं आएगा, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, सीधा सीधा आंसर जो बोल्ड कर दिया है। ठीक है, बाकी आप ढूंढना चाहो तो उसको, आपके पास पेपर तो होगा ही, ढूंढ ही सकते हो, सिंपल से है ना। तो देखो, तो चारित्र से क्या तात्पर्य बच्चों, सच्चा चरित्र। मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताते चलूंगा, सिंपल। ठीक है, आप अपना मिलान कर लेना ये आपने किस तरीके से किया है। दूसरा बच्चों कि गद्यांश के अनुसार समाज की शोभा और शक्ति कौन होता है, तो राइट आंसर बच्चों इसका एक चरित्रवान व्यक्ति होता है। ठीक है, तीसरा है पूर्व जीवन की सत्संगति व सत्कर्मों की अजय संपत्ति किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको पहली ही लाइन में मिल जाएगा, इसको कहते हैं सुसंस्कार। ठीक है, देन आपका यहाँ पे फोर्थ आ जाता है, धातु की कठोरता और कालिख किसे स्पर्श मात्र से कोमलता और क्या है कमनीयता में बदल जाती है, राइट आंसर इसका गह वाला पारस। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चों आपका पांचवा प्रश्न, चरित्र का निर्माण किसके द्वारा संभव है, तो सिंपल सी बात है, आप ये माइंड बेस पे भी इसका आंसर बता सकते हो, स्वयं से ही संबंधित है। अपने चरित्र का निर्माण कौन करता है, हम स्वयं ही करते हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना करने आएगा। आप अच्छे हैं तो आप अपने लिए अच्छे हैं। ठीक है, आप अच्छा अगर बनोगे तभी तो अच्छा बन पाओगे, कोई दूसरा आपको अच्छा बना देगा, नहीं बना सकता है। ठीक है, उसके बाद छठा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं है, तो प्रेमचंद जी का उल्लेख जो है वो गद्यांश में नहीं किया गया। ठीक है, के बाद सातवां है अनेकों अनेक जातियां, मतलब बहुत सारी जातियां और सामाजिक जो समुदाय हैं वो मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं, तो ये सभी निर्माण करते हैं बच्चों एक राष्ट्र का, इसका एक देश का बेसिकली। ठीक है, फिर आपका आठवां आ जाता है कि चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है, यानी कि लेखक जो है इस गद्यांश का वो कहता है कि चरित्र से ही जीवन की सार्थकता है। अब आपको बताना कि ऐसा क्यों कहा है लेखक, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि सुचारित्र यानी कि एक सही चरित्र, अच्छा चरित्र ही समाज में व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, साथ ही साथ एक राष्ट्र को मजबूत भी बनाता है। तो यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नौवां क्वेश्चन था
कि पूरे राष्ट्र के चरित्र पर संकट कब आता है? तो संकट तब आता है जब कोई व्यक्ति कुचरित्र हो जाता है, यानी कि मान लेते कोई एजेंट है, ठीक है, इंडिया का एजेंट है, वो इंडिया के साथ में दुभाती कर देता है, यानी कि उसके साथ में धोखा कर देता है। तो सिंपल सी बात है, उसका कुचरित्र, उसका कुप्रभाव है, गलत प्रभाव, ये एक राष्ट्र के लिए खतरा बनता है। सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों 10वां, आनुवांशिक परंपरा, परिवेश और पारिस्थितिक व्यक्ति को क्या देते हैं? तो ये सभी जो है व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। सिंपल सिंपल, ठीक है। आप इन क्वेश्चन का आंसर पता है कैसे ढूंढ पाओगे? वैसे तो मैंने बता दिया, आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे इजीली इसको पढ़ोगे ना तो आप देख लोगे इजीली, ठीक है। पहले यहाँ पे हम दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे आ गया हमारा पद्यांश वाला, यानी कि जिसमें कविता टाइप में होता है। तो एक कविता का आंसर मैं आपको बता दूंगा, दूसरी का आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक कविता ये दी हुई है आपकी, और यहाँ से यहाँ तक, और इससे संबंधित बच्चों एक एक मार्क्स के आपसे 8 प्रश्न पूछे जाए, ठीक है। पहला प्रश्न इसका है बच्चों कि काव्यांश में मगन कौन है? तो काव्यांश में मगन बताया गया है चिड़िया को, ठीक है, का हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा है फैला, एक सेकेंड, काव्यांश में मगन है चिड़िया, हाँ ठीक है। फैलाले पंख जरा, उड़ तो सही, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो पहले का राइट आंसर क्या आ गया आपका? चिड़िया। तो दूसरा क्या था कि फैलाले पंख जरा, उड़ तो सही, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन चिड़िया से कहा है हवा ने, ठीक है। के बाद तीसरा था कि खेतों में कौन झूम रहा है? तो खेतों में धान के बाल, यानी कि धान की जो बालियां वो झूम रही है। अब पता है इसको जब पढ़ोगे ना, ये देखो यहाँ पे, फैलाले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन, फिर वहीं खेतों में झूम रही दान की बाल दिखे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे जब पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा है। फिर आ जाता है घर जैसी घुटन कहाँ नहीं होती है? तो चाहे पिंजरा हो, घोंसला हो, गुफा हो, आपको घर जैसी घुटन होती है, लेकिन प्रकृति में आपको इसकी घुटन नहीं होती, ठीक। फिर यहाँ पे है कि चिड़िया जो वो गैल गली क्यों भूल जाती है, यानी कि वो अपनी रास्ते, अपने घोंसले के रास्ता क्यों भूल जाती है? क्योंकि वो अभी तक कभी उड़ी नहीं थी, अर्थात क्योंकि वह पहली बार उड़ी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन रहता है चिड़िया के घोंसले से निकल पाने के क्या कारण थे? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि उसके अंदर हौसला था और उसके उड़ने का सपना भी था, और हवा भी उसको प्रेरित कर रही थी कि तुम्हें यहाँ से उड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा गा राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर सातवां आ जाता है कि कवि चिड़िया को आंखें खोलकर क्या देखने के लिए कहता है? तो कवि कहता है कि चिड़िया आंखें खोलो और ये जो फूलों से भरी फुलवारी है इसको देखो, कितनी मनमोहन है, कितनी मनोहर है, ठीक। और फिर गैल गली में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है इसका जो राइट आंसर है वो होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द की पुनः आवृत्ति हो रही है, कौन से? गा और गा, फिर ला और ला, यानी कि 2 बार आवृत्ति हो रही है एक ही वर्ड की। यहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास होता है, तो गा हमारा राइट हो जाएगा। ये बच्चों, अगर आपको लगता है कि इसका कोई और आंसर भी हो सकता है एक सुटेबल रीजन के साथ में, तो जरूर बताएं, ठीक है। यहाँ पे आपके दूसरा वाला कंप्लीट हो गया, दूसरे क्वेश्चन का पहला वाला। अब जो सेकंड वाला है यहाँ पे मैंने आपको दिखा देता हूँ, इसे आप चाहो तो इजीली से पढ़ लेना। बाकी इसके आंसर मैंने नहीं बताया है क्योंकि एक तो हमने कर ही लिया है, वेल उतना ही काफी हमारे, ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं जरूर करें, जितने बच्चे अभी लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो सभी के सभी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर करें, क्योंकि ये आपके अभिव्यक्ति, पोयम, चैप्टर और अंतराल वाली किताब इससे जुड़े हुए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित आपके एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो दूसरा वाला खंड है ना, खंड बा, उसमें 17 मार्क्स में पूछे जाएंगे, यानी कि 22 नंबर, याद रखना 22 नंबर के क्वेश्चन आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से आएंगे। तो अभिव्यक्ति माध्यम पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो वो कर डालूंगा, और एक दो सैंपल पेपर आपके और भी करवा दूंगा, तो कल की वीडियो सभी बच्चे जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब अभिव्यक्ति और माध्यम को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, ये सभी जो है वो किसके माध्यम है? तो सभी बच्चे बताएंगे एक बार, ये सभी किसके माध्यम है? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं कि संचार के, जनसंचार के, संचार और जनसंचार दोनों के ही, या फिर इनमें से किसी के नहीं। तो देखो टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, ये सभी किसके हैं? जनसंचार के भी हैं और संचार के भी हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट हो जाएगा। आप जो है आंसर कैसे कर सकते हो? आप ए बी सी डी करके आंसर कर सकते हो, ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके से करके आंसर कर सकते हो, मैं समझ जाऊंगा। जैसे किसी बच्चे ने सी आंसर दिया तो हाँ उसका गा हो जाएगा, किसी ने ए दिया मतलब उसका का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में आपके का खा गा इसी तरीके से लिखे आएंगे। तो आपको एबीसी में आंसर कर देना है लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक।
चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है, यानी कि जो संदेश प्राप्त होता है उसका कूट वाचन किसके द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, प्राप्तकर्ता के द्वारा, संदेश वाहक, संदेश प्रसारक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी संदेश प्राप्त होता है यानी कि किसकी बात की गई यहाँ पे, प्राप्तकर्ता की बात की गई, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, प्राप्तकर्ता। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य किसका होता है, यानी कि गवर्नमेंट और जो भी एनजीओ वगैरह होते हैं इनके कामों पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखना, अगर ये कुछ गलत करते हैं तो उसको लोगों के सामने लाना, ये किसका कार्य होता है, किसी लोक संचार का, किसी जन संचार का, समूह संचार का या फिर अंतर व्यक्तिगत संचार का। तो आप सभी को पता है ये एक मीडिया को हम चौथा स्तंभ मानते हैं, ठीक है, संविधान का। तो इसी संबंध में हम क्या कहेंगे कि इसके संबंध में ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा इसका जनसंचार। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर आ जाता है बच्चों यहाँ पे चौथा, सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता किसके पास होती है, तो सभी को इसका आंसर पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ये होता ही बच्चों मनुष्यों के पास में। ठीक है, तो टेलीविजन पे हम जो क्रिकेट मैच देखते हैं वो किस तरीके का प्रसारण होता है, क्या वो सीधा होता है, प्रत्यक्ष, परोक्ष या फिर हवाई प्रसारण। तो आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा, आपने टीवी में भी देखा होगा, हम यहाँ से सीधा लाइव प्रसारण करते हैं। आप लाइव प्रसारण इस समय इस टाइम पे इस चैनल पे देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में लाइव प्रसारण किया जाने वाला है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सीधा प्रसारण। ठीक है, सीधा प्रसारण, सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो गए आपके अव्यक्त माध्यम से एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन। जिन बच्चों ने आंसर सही दिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिसने एक दो गलत किए हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे आ जाता है बच्चों यहाँ पे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग ए। अब इसमें देखो दो क्वेश्चन रहेंगे हमारे 6-6 मार्क्स के। आइए समझते हैं कौन कौन से होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो दिया गया है कबीर जी के बारे में। ठीक है, कबीर जी से संबंधित जो आपका पोयम है उससे संबंधित 6 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा गया, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि प्रस्तुत काव्यांश में बालम शब्द जो वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो आप सभी को पता होगा ये जो कबीर की ये जो पोयम है वो किससे संबंधित है, कबीर जी के द्वारा अपने परमात्मा अर्थात प्रेमी रूप परमात्मा को पाने के लिए वो अपनी व्यथा को इसमें बताते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो बालम शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया गया है, आपके ऑप्शन है आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, प्रेयसी के लिए या फिर स्वयं कवि के लिए। तो बालम शब्द यहाँ पे कबीर जी जो वो अपने आप को प्रेयसी मानते हैं और अपने प्रियतम यानी कि अपने जो बालम है उनको क्या मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। सिंपल सा किसके लिए हो जाएगा बच्चों, परमात्मा के लिए। ठीक है, सिंपल सा आंसर हो गया। फिर आ जाता है दूसरा, सब किसे नारी कहते हैं। तो आप सभी ने देख ही लिया है, सब नारी किसको कहते हैं, कवि अर्थात कबीर को नारी कहते हैं। ठीक है, गेह शब्द का क्या अर्थ है, तो गेह शब्द का यहाँ पे अर्थ ये है घर। क्या अर्थ है इसका, घर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चौथा जाता है कबीर जी को लाज क्यों लग रही है, क्योंकि कबीर जी को लाज इसलिए लग रही है क्योंकि जितने भी लोग उनके आसपास में रहते हैं ये दुनिया उन्हें नारी के रूप में कहती है, कि नारी कहती है किसे, मतलब कि एक सेकेंड, लोगों द्वारा उन्हें, हाँ लोग जो है उन्हें नारी कहते हैं इसीलिए, और किसकी नारी, उनके प्रीतम अर्थात उनके परमात्मा की नारी कहते हैं, इसीलिए उन्हें लाज आती है, सिंपल सा। ठीक है, फिर यहाँ पे पांचवा जाता है कि अन्न न भावे नींद ना आवे। ठीक है, क्या कहा गया है, अन्न नहीं भाता है और नींद भी नहीं आती है। कबीर जी की आखिर ये स्थिति क्यों है, तो कबीर जी की स्थिति ये इसलिए है क्योंकि कबीर जी अपने परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम करते हैं। ठीक है, उन्हें जब तक उसके अपने परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक ना तो उन्हें अन्न भाता है ना ही उन्हें नींद आती है। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा आंसर। फिर यहाँ पे आ जाता है बच्चों छठा, कबीर की भाषा कैसी है, तो कबीर की भाषा बच्चों सधुकड़ी। कैसी है, सधुकड़ी। आप सभी ने ये इस बारे में सुना होगा। ठीक है, वेल ये हमारा चौथा हो गया, तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, अच्छा ये जो छठा क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि इसका कोई और आंसर भी हो सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद अब पांचवा जो क्वेश्चन है ये है एक गद्यांश यानी कि एक चैप्टर से लिया गया है। अब इस चैप्टर से संबंधित यानी कि इस गद्यांश से संबंधित हमसे एक एक मार्क्स से टोटल 6 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और देखना एकदम सिंपल सिंपल से, यानी कि हिंदी का पेपर बहुत ही इजी आने वाला है आपका। अभी तक जो एमसीक्यू है उसमें इजी आएगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश में लड़कों को किस बात की जल्दी है। लड़कों को किस बात की जल्दी है, बेसिकली ईदगाह की जल्दी है, अर्थात ईदगाह पर
जाने की जल्दी है। ठीक है, मैं सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे सेकंड है कि ईद के अवसर पर सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, कौन है? बच्चे ही ईद के अवसर पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। फिर यहाँ पे तीसरा आ जाता है, गृहस्थी की चिंताओं से क्या आशय है? घर बनाना, घर चलाना, घर में ईद मनाना या फिर मित्रों को घर पे बुलाना। गृहस्थी की चिंताओं यानी कि आपने सुना होगा कि इतना बड़ा हो गया है, कुछ काम कर, तेरी शादी भी हो गई है, अब तो गृहस्थी संभाल, अर्थात घर चलाने की चिंता। ठीक है, तो खा राइट हो जाएगा हमारा। फिर आ जाता है यहाँ पे चौथा कि लोग बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े क्यों जा रहे थे? क्यों दौड़े जा रहे थे? क्या ईद की मुबारकबाद देने के लिए, उधार मांगने के लिए, सरपंच का चुनाव करने के लिए या फिर सभी के लिए? तो बेसिकली देखो, ये जो चौधरी कायम अली था, ये क्या करता था? लोगों को उधार दिया करता था। तो लोग ईदगाह को मनाने के लिए चौधरी कायम अली से उधार मांगने के लिए गए थे। ठीक है, तो हमारा बी राइट हो जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पे अगला, चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। यानी कि चौधरी साहब कायम अली यदि आज आंखें बदल ले तो ईद मुहर्रम हो जाएगी। आंखें बदलने मतलब का क्या है? आंखें बदलने का यहाँ पे अर्थ ये है कि पहले जैसे वो कृपा भाव नहीं रखे, यानी कि वो उधार देने से मना कर दे, लोगों से मिले जुले नहीं, लोगों के साथ में बैठे जुले नहीं, और बेसिकली उधार नहीं दे। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। इसका मतलब क्या है? आपको पता है ईद खुशी का दिन होता है, मुहर्रम मातम का दिन होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कायम अली उधार नहीं देगा तो ईद की खुशी जो है वो मातम में बदल जाएगी। ठीक है, तो इसी संबंध में ये पांचवा ही समझा दिया आपको मैंने, छठा भी समझा दिया। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं, सिंपल से आपको समझा दिया इजी वे में, है ना। ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इजी वे में, और आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतराल वाली, इससे लिया गया है, एक एक मार्क्स से 5 क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में लेखक जो है वो किसके जीवन से संबंधित है? अर्थात हुसैन की कहानी और उसकी जवानी ये जो पाठ है वो किसके जीवन से संबंधित है? आफ्ताब फिदा हुसैन, मतबूल फिदा हुसैन, आमिर रजा हुसैन या फिर मकबूल। यहाँ पे बच्चों क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका? सभी को पता होगा, मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, हुसैन के पिता का व्यवहार कैसा था? कि हुसैन के पिता जो थे उनका व्यवहार कैसा था? तो आपको पता होगा कहानी में जब हुसैन के जो पिता होते हैं, नहीं हुसैन के पिता यानी हुसैन के दादाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, उन्हीं की शॉल वगैरह को ओढ़ता है, खाट पे लेटता है, याद करता रहता है, यादों से जुड़ा रहता है। तो ऐसे में उसके जो पिता है वो क्या करते हैं, उसको इस दुख को समझते हैं, उसको इस दुख से बाहर निकालने के लिए उसका एडमिशन करवा देते हैं एक बोर्डिंग स्कूल में। इससे क्या पता चलता है कि उनका रवैया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सरल था, सिंपल सा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है बच्चों तीसरा क्वेश्चन, कला के प्रति लोगों का नजरिया कैसा था? देखो वर्ड को ध्यान से समझना, क्या पूछा गया है, कला के प्रति लोगों का नजरिया कैसा था, यानी कि पहले की बात की गई है। अगर यहाँ पे कैसा है यानी कि वर्तमान की बात की गई है, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग कैसा था? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ये था कि उस समय जो कला थी वो केवल और केवल बड़े राजे महाराजाओं के महलों तक ही सीमित हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसे सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखा जाता है, सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम भी बन चुका है। लेकिन जब उस समय की बात की जा रही है चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे खा राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा जाता है, निम्नलिखित में से किसका चित्र हुसैन ने नहीं बनाया था? तो ये बात है उस समय की जब वो दुकान पे बैठा होता है, उसका मन नहीं लग रहा होता है, तो वो दाढ़ी वाले पठान का चित्र बनाता है, वो बकरी के बच्चे का चित्र बनाता है, वो घूंघट की ओढ़े जो औरत होती है, मेहतरानी होती है, उसका चित्र बनाता है। अब बनाता कौन सा नहीं है? तो बनाता नहीं है नक्काशी सुराही का। ठीक है, सिंपल सा ये आंसर हो गया आपका। और सबसे आखिरी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, हुसैन के द्वारा किन किन अवसरों पर अपने जन्मजात कलाकार होने का परिचय दिया गया? तो आपके ऑप्शन है सिंपल सा है कि हुसैन जो है वो एक जन्मजात कलाकार है। तो ये कहानी में किन किन जगह पे देखने को मिलता है, किस जगह पे? पहला है कि आपने वो पहला वाला जो टेंज है वो पढ़ा होगा कि ब्लैक बोर्ड पर एक चिड़िया बनाते हैं उसके मास्टर जी, ड्राइंग मास्टर जी, तो सेम एज इट इज वही चिड़िया लेखक हुसैन भी बना देता है। तो कहता है इतनी अच्छी बना दी है, अच्छा कलाकार है ये फिर तो। पहली बात। दूसरी है कि जब गांधी जयंती का अवसर होता है तो उस समय ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का एक पोर्ट्रेट बना देता है। तो अध्यापकों को लगता है ये तो बहुत ही खतरनाक है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसने बना दिया है। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा ये कि ये दोनों ही यहाँ पे सही है, का और खा दोनों ही सही है। तो ऑप्शन गा हमारा यहाँ पे बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ गए इजी वे में, और यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया है। 26 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 था।
ये सभी क्वेश्चन थे, इजीली आप समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे अराउंड अभी हमारे 20 मिनट हुए हैं केवल, ठीक है, और 20 मिनट में हमारे जो 48 क्वेश्चन थे इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा सेकंड वाला पार्ट आ जाता है ना, ये खंडव्यूह वर्णनात्मक प्रश्न वाला, इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को बच्चों हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड में, ठीक है। ये अभी से ठीक 2 घंटे के अंदर या फिर 3 घंटे के अंदर, यानी कि 9 या साढ़े 9 बजे तक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप सभी वीडियो का वेट करें। आपको पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है, या फिर आप सभी चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, आपको इजीली वहां से सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन का आंसर वगैरह कैसे लिखना है, तो देखिए आपको जो है वो एक दृश्य लेखन लिखना था साप्ताहिक दृश्य पर, ठीक है, या फिर वार्षिक विद्यालय के वार्षिक समारोह पर। यहाँ पे देखो मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, अभी जो आगे वीडियो आएगी उसमें समझाऊंगा। फिर किसी एक विषय पे आपको जो है पत्र लिखना था, तो पत्र के लिए आपको आवेदन पत्र, एक जिला अधिकारी को पत्र, ये भी लिखना था, ठीक है। फिर आपको जो कार्य सूची कैसे तैयार करनी है, कार्यवृत्त कैसे तैयार करनी है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, अभी जो वीडियो आने वाली है ना, जैसे देखो कार्य सूची, ठीक है, और जैसे देखो कार्यवृत्त, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, 2 से 2.5 घंटे का आपकी वीडियो बहुत जल्दी यहाँ पे मैं बना के अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके पार्ट 1 समझ में आ गया हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो बस लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल पे आप पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। चलिए लेंगे आपसे आपके पार्ट 2 में अभी थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।